इसमें इसका जी मैंने आपको छुट्टियां क्या की यार, तभी मुझे बात की। लेकिन वो आया तब भी नहीं आ पाया क्या। क्या की रहा था, छुट्टियां करेंगे तब से लेता हूँ बात की। हो भी जाएगा, उसने आया तो उसको लगा कि छुट्टियां कैंसिल है। एक और थोड़ा सा डिफरेंस है, करना इसका ऑक्सीडेटिव यूज करो, कैसे करोगे, कैसे थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव करना है ना। ऑक्सीडेटिव में क्या सिखाया है कि अगर कोई एल्डिहाइड रहता है तो एल्डिहाइड का परसेंट में कन्वर्ट करता है एक्स। तो एक बना एसिड एल्डिहाइड, एक क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका एसिड फर्दर कौन सा बन जाएगा, एसिटिक। इसका कौन सा बन जाएगा, फॉर्मिक। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड है बेटा, यही बनेंगे, पर चेक करो ये पड़ा। लेकिन जो फॉर्मिक एसिड है वो औरों से अलग है, कैसे। इतना हिस्सा अगर आप देखते हो, ये वाला क्या है, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो उसे भी क्या बनाना पड़ेगा, एसिड। मुझे पड़ा भी एल्डिहाइड का क्या बनाना है। तो एक स्पेशल केस आ जाएगा, अगर फॉर्मिक एसिड बनता है तो इसमें एल्डिहाइड है। इसका एसिड बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें फिर से एक तरफ एक और ऐड कर एसिड, है ना, यही होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक ही कार्बन पे दो OH आ जाए और वाटर निकल जाए, जिसकी वजह से ये एसिड का कार्बोनिक एसिड, और आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड होता ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर निकल जाएगा प्लस ये वाला हिस्सा निकल जाए, वाटर प्लस क्या बन जाएगा। कई बार आपको ओजोन में ऑक्सीडेटिव जब KMnO4 वाला हॉट वाला में हो सकता है CO2 लिखा मिले, वाटर लिखा मिले, तो CO2 वाटर कब आएगा, जब एक एल्डिहाइड क्या बने, फॉर्मल्डिहाइड। तो याद रख लो, जब भी एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बनता है उसे ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना पड़ता है, वाटर एंड। ठीक है, तो ये क्या है, लिख लो, और बना के लिख लो। if formaldehyde is formed if formaldehyde is formed, it is converted to CO2 and water during it is converted to CO2 and water during oxidative ozonolysis, during oxidative ozonolysis. ठीक है, if formaldehyde is formed, it is converted to H2O, water and CO2 during oxidative ozonolysis. देखोगे बेटा, ये ऑक्सीडेटिव ozonolysis ये
तो हम बेंजीन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन आपका नहीं आ रहा कंप्लीट सिलेबस वाले में, इसका टेस्ट हमारे हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेंजीन का टॉपिक। बेंजीन के रिएक्शन हमने कई किए थे, आज हम करने की मैकेनिज्म। बेंजीन के लिए पता एक नेम क्या था हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म कैसे रहता है, क्लोरीनेशन का देख हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास बेंजीन है, क्लोरीनेशन हम ऐसे करवाते थे, इसमें डालते हैं क्लोरीन, तो एक कैटलिस्ट डालते हैं AlCl3, यहाँ से क्या निकलता है H। बताओ किसको याद है क्या क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा और बेंजीन बनेगा प्लस H। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म कैसे होगा। हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो 3 स्टेप में होगा। पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट करते हैं ताकि हमें ई पॉजिटिव दिखने लगे। क्लोरीन में तो हमें दिख नहीं रहा ई पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, ये जो एक्स्ट्रा डाला हुआ है LCl3, इसका रोल है ये इस पे रिएक्ट करता है। AlCl3 वो ल्यूइस एसिड कह रहे हैं इसे, क्या बोरोन फैमिली के हैलाइड ल्यूइस एसिड होते हैं, बोरोन फैमिली में एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, सेक्शन भी बन गया ना, ट्रू स्टेटमेंट बोलना है आपने कि बोरोन फैमिली के ज्यादातर कंपाउंड क्या काम करते हैं, ल्यूइस एसिड। हम कहेंगे सही है, रीजन क्या लिखा रहेगा, दे आर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन इज इक्वल। तो Al इसमें से Cl नेगेटिव निकालना चाहेगा, एक हिस्सा Cl पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि इसे नेगेटिव निकाल के ही ऑक्साइड कंप्लीट करना है, तभी ऑक्साइड कंप्लीट होगा। तो Al नेचर है नेगेटिव, फिर इसको फोकस रहता है। कभी भी आप इसमें कुछ भी ऐसा डालोगे इसमें Cl लगा हो या Br लगा हो या I लगा, तो उसे ऐसे यूज करेगा इलेक्ट्रोलाइट लेके, फिर उसमें से नेगेटिव वाला हिस्सा खुद ले लें, ऑक्साइड क्या करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो AlCl का रोल हमें समझ आ गया कि AlCl3 यही मेन है एक्चुअल, तो लिखने में हमने कैटलिस्ट लिख दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है वो यही है। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रो। ठीक है बेटा, ये मुझे अब ये इलेक्ट्रोफाइल दिखने लग गया, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा जो भी रिएक्शन आप करोगे, और ये पॉजिटिव वाला आगे किससे अटैक करता है, बेंजीन से। तो स्टेप 2 आ जाएगा, स्टेप 2 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे लिख लो आप पहले स्टेप को, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड को लिख लो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ। तो पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन से अटैक करता है, मान लो इस कार्बन पे अटैक कर देता है, या इस कार्बन पे जहां भी अटैक करवा लो, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ भी वो टकराएगा पाई बॉन्ड के, दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड तोड़ के उसकी तरफ जाएंगे,
तभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पॉजिटिव ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, प्लस ई माइनस ई, प्लस ई होगा यहाँ पे। तो मान लो ये किसी पे फर्स्ट पे या सेकंड, मान लो यहाँ भेज देते हैं मैसेज के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना, वन और टू, वन और टू के बॉन्ड टूटेगा, दोनों का बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अगर ऐसा है बेटा तो वन और टू में से सेकंड कार्बन को लॉस होगा, सोचो। सही है, ये वन को तो कोई लॉस नहीं हुआ, उसने जो नया बॉन्ड बना लिया, लेकिन सेकंड को तो दोनों देने पड़े, तो सेकंड कार्बन का क्या हो गया, लॉस। और सेकंड कार्बन का अगर लॉस हो गया तो सेकंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऐसे बनेगा। वन पे एक तो एच लगा था और दूसरा क्या बच गया, ई। और ई का जो पॉजिटिव है वो किस कार्बन पे चला गया, सेकंड कार्बन पे, हाँ देखा आ गया। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है चेक करो, एल्यूमिनियम स्टेबलाइज है ना? इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिससे आप एल्यूमिनियम करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये पॉजिटिव पूरी रिंग पे घूमने लग जाता है। यहाँ पे ई है और एच है, तो ये वाला पॉजिटिव ऐसे पूरी रिंग पे दिखा सकते हो, पॉजिटिव। इसे एक नाम दिया जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये बहुत अनस्टेबल होने वाला है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक एक्सिड बेंजीन का यूज हो गया, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप होगा, ई लगा हुआ है, एच पॉजिटिव निकल जाएगा। अगर एच पॉजिटिव निकल जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा वहीं पे दे देगा, तो ई ने किसे रिप्लेस करना है, एच को। नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे ही बना एच पॉजिटिव साथ के साथ निकल के डबल बॉन्ड दोबारा दे देगा, जिससे उसका एरोमेटिक एक्सिड दोबारा से रिगेन हो जाएगा। इट मीन हमारी सारी रिएक्शन होएगी नहीं होएगी, कितनी फास्ट होएगी स्लो होएगी, वो ये जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि ये अगर टिक गया थोड़े सेकंड के लिए, फिर तो निकलते हुए ई और एच पे से एच का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ई नहीं निकलता। बेंजीन ने एक बार तो इसने गलती कर ली, इसे लगा भी चलो अटैक करने वाला ई पॉजिटिव, देख लेते हैं क्या बनता है, नया बॉन्ड बनता है। लेकिन जैसे ही ये बना, इसे रियलाइज हुआ कि ये तो लॉस हो गया मेरा, तो एरोमेटिक एक्सेस चला गया। एरोमेटिक एक्सेस चला गया बेटा, ये दोबारा एरोमेटिक लाने के लिए दोबारा अपना बॉन्ड तोड़ना चाहता है। बॉन्ड टूटते हुए इसे दोबारा आने, लेकिन बॉन्ड ई का नहीं टूटता, क्योंकि ई का बॉन्ड जो है वो कार्बन का ज्यादा स्टेबल है, कार्बन एच का कंपैरेटिवली क्या होता है, कम स्टेबल है, एच पॉजिटिव तो था ही। तो दोबारा बॉन्ड टूटते हुए किसका टूटता है, एच पॉजिटिव का। थर्ड स्टेप बहुत जल्दी, इसे पता चल गया भी गलती कर दी है, एच पॉजिटिव निकालना ही पड़ेगा। इट मीन बस आप इसे कुछ सेकंड के लिए रोक लो कि ई पॉजिटिव यहाँ आ जाए और ये आपका स्टेबल बन जाए। जितना ये स्टेबल बन जाएगा उतना ही रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, उतना ही रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, उतना यील्ड ज्यादा आ जाएगा। परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन हम करते थे मोल कांसेप्ट में, है ना, वो यहाँ पे है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेन हमारा रोल प्ले करता है। ये कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी से सारा कुछ लिंक, इसे ब्रैकेट में लिख लो, ये जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल रेट डिसाइडिंग स्टेप है, क्या है, आर डी एस, आर डी रेट डिसाइडिंग स्टेप। तो ये जो रेट डिसाइडिंग स्टेप है, ये करो, रेट डिसाइडिंग स्टेप है। रेट डिसाइडिंग स्टेप आगे बस हमने सारे मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ेंगे, प्लस टू में पढ़ेंगे एक बार, बस इससे मेन चीज हम निकाल लेंगे। कुछ ये क्वेश्चन कैसे आएंगे वो इससे हमें पता चलेंगे भी, इसकी स्टेबिलिटी सारी मैटर करती है। ठीक है, रेट डिसाइडिंग स्टेप यहाँ तक लिख दिया बेटा।
आगे चले, नेक्स्ट करिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बहुत इजी हो जाएगा। क्या करती थी, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, दोबारा गेन करता है, कोशिश तो करता है ई को ही निकाल दे, लेकिन अब वहां पे ई निकल नहीं रहा, क्या करें? तो फिर इसने क्या डिसीजन लिया, निकालना है ना। तो फिर इसने प्रोटॉन रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, बहुत फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। अब तीनों में से जो स्लो स्टेप था, आपको याद है लिमिटिंग रीजन वाला केस बताया था, लिमिटिंग रीजन एक स्टेप लिमिटिंग रीजन होता है ना, मूल के साथ पढ़ा था, वैसे लिमिटिंग रीजन वाला स्टेप हो कि अगर वही नहीं हो रहा तो बाकी होने का कोई फायदा है। तो सारा कितना यील्ड है, कितना प्रोडक्ट बनता है, सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा पहले, ठीक है, रेट डिसाइड। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने आपका, बस आपको क्या करना है, इसमें से H पॉजिटिव निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? H पॉजिटिव, ई नहीं निकलेगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकल जाता है, दोबारा से H पॉजिटिव निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा दे जाएगा इसे, इसने अपनी गलती सुधार लेनी है, दोबारा एरोमेटिक बन जाना है। लेकिन इस सारे चेन में एक इलेक्ट्रोफाइल को फायदा हो गया कि वो लग गया H पर। अगर एरोमेटिक रिएक्शन वाला प्रॉब्लम ना होता फिर तो एडिशन हो जाती, जैसे पॉजिटिव बना, पॉजिटिव क्या आता, नेगेटिव, है ना, फिर तो एडिशन हो जाती। तो इसने एरोमेटिक बचाने के चक्कर में एडिशन रिएक्शन नहीं की, क्या की है, इलेक्ट्रोफिलिक्स। चलो, कोई तीन स्टेप में होता है, हमें इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना है। पहला इंपॉर्टेंट दो बातें मिलेंगी इससे। पहला, रेट पे क्वेश्चन आएंगे, रिएक्शन नहीं है, चार पांच जो आपको लिखवाई है, क्लोरीन वाला, मिथाइल वाला, नाइट्रो लगाना और सल्फर, चार पांच रिएक्शन वही। हमें इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, कौन सा फास्ट, कौन सा स्लो, कैसे करते हैं। इसमें से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है, हमें रेट का कंक्लूजन निकालना है। दो तरह के ग्रुप्स हैं बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना है, ईडीजी करेगा, नील एक्सप्लेन करो क्यों करेगा ईडीजी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या है, पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, केटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी, इनवर्सली टू ईडीजी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डब्ल्यूजी, ठीक है। और ईडीजी और ईडब्ल्यूजी बेंजीन के केस में प्लस आर सबसे डोमिनेटिंग होगा, बेंजीन है तो आर तो होगा ही होगा। तो ये मैंने आपको प्लस आर और माइनस आर बता रखी है। तो बताओ, अगर प्लस आर ग्रुप बेंजीन पे मैं लगा दूं तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, अगर माइनस आर लगा दे तो, ठीक है। तो एक तो आ जाएंगे इसके बेस पे दो तरह के ग्रुप्स आ जाएंगे, एक हो जाते हैं एक्टिवेटिंग, एक हो जाते हैं डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब प्लस आर, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेट करना मीन्स फास्ट बनाना, डीएक्टिवेट करना मीन्स स्लो बनाना। तो पहले एक्टिवेटिंग के बारे में लिख लो। अगर कहता है व्हाट आर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो आप कहोगे प्लस आर ग्रुप्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन्हें कहा जाता है एक्टिवेटिंग। माइनस आर ग्रुप्स डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आगे ये लिख लिया बेटा इतना। नेक्स्ट तो एक्टिवेटिंग लिखेंगे, पहले एक्टिवेटिंग क्या होगा, प्लस आर ग्रुप, प्लस आर
EDG can increase SE in benzene, उन्हें क्या कहा जाता है फिर? एक्टिवेटेड। तो प्लस याद है, प्लस के लिए क्या होता है? उसमें फर्दर मैंने आपको ऑर्डर भी लिखवाया था, प्लस आर का याद है, ओ नेगेटिव फिर एन नेगेटिव फिर ओ एच फिर एन एच, है ना? वो सारा ऑर्डर बेटा वहां जीरो से मिलता है। वो जितना ज्यादा प्लस आर, जितना ज्यादा ईडी उतनी रेट क्या होगी वहां। ठीक है, ये प्लस आर का ऑर्डर वहां हमने इसी को ध्यान में रख के लिखा हुआ है, जो वहां पता चलता है। कुछ ऐसे था कि सबसे ज्यादा होता है नेगेटिव वाले, फिर होता है एन पे लोन पे आ जाए, एन में आगे NH2 था, NHR था, याद है ऐसे? फिर NR2 था, फिर O वाले स्टार्ट हो जाते हैं, OH, फिर OR। तो ये आप GOC वाले चैप्टर में से रीड करना, वहां में आपको पढ़ाया हुआ है। अभी तो सिंपल आएगा कि कौन सा एक्टिवेटिंग है, तो आप देख लोगे। जितने भी प्लस आर तुम्हें पढ़ाए हैं GOC में वो है। अगर पूछता है ज्यादा कौन है, 4 ग्रुप देके अरेंज करो, तो हमने आपको ऑर्डर लिखवाया हुआ था, डोनेटिंग, मॉडरेटली डोनेटिंग एंड वीकली डोनेटिंग। वही यहाँ पे बस वर्ड डोनेटिंग की जगह एक्टिवेटिंग लग जाएगा। स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग। तो वो GOC वाला टॉपिक पढ़ना जाके, वहां तुम्हें सारा मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे? अब आ जाए फिर डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग में माइनस आर आ जाएगी, डब्ल्यू डी डीएक्टिव, इसमें माइनस आर आ जाएंगे। माइनस आर में नाइट्रो सबसे आगे आता है, सबसे ज्यादा खींचने वाला नाइट्रो, फिर साइन हो जाता है। तो सेम ही माइनस आई का होना था, तो आपको ये ऐसे करवाया था कि माइनस आई में भी माइनस आर आ जाता है। माइनस आई का ऑर्डर हमने क्रैम किया था। पॉजिटिव वाले छोड़ दो, केटाइन वाले, केटाइन सबसे आगे है वैसे तो, केटाइन छोड़ के उसके बाद नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टेट, वो सारे किए हुए हैं ना, वो वाले आ जाएंगे। तो वो भी GOC आप ऑर्डर याद कर सकते हैं। लिख दूं यहाँ GOC में? तो इसके बेस पे मैं बहुत सिंपल, इसका रिएक्शन फास्ट होगा या इसका स्लो होगा, 4 ऑप्शन देके बस ये देखना है कि कौन सा ज्यादा प्लस आ रहा है, फास्ट माइनस आ रहा है। ठीक है, बताओ। एक तो बेंजीन का रिएक्शन है क्लोरीन से, बेंजीन का रिएक्शन है क्लोरीन से। एक फिनोल का रिएक्शन है क्लोरीन से। कोई हैंड रेज करो, बताओ फिनोल का रिएक्शन OH की वजह से फास्ट होगा, फास्ट होगा, तो बेंजीन से ज्यादा फिनोल का। एक बेंजीन का रिएक्शन है बेटा क्लोरीन से, एक बेंज एल्डिहाइड का रिएक्शन है क्लोरीन से, एक बेंजीन का रिएक्शन है क्लोरीन से, एक नाइट्रोबेंजीन का है। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक्टिवेटिंग है, एक क्या है, कर लोगे? दो सेम आ जाएंगे तो क्लियर है, ये समझ आ गया। तो पहला पॉइंट तो ये हमें समझ आ गया कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। क्यों हम एक्टिवेटिंग कह रहे हैं? क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। क्यों हम डीएक्टिवेटिंग कह रहे हैं? क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम। लोन पेयर वाला जनरली प्लस चार्ज होता है। ए डबल बॉन्ड भी हमने कुछ लिखा था, वो क्या होता है? ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट तो ये मैकेनिज्म। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। सेकंड इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर को, इसका क्या मीनिंग? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आर एंड माइनस, इसका क्या मीनिंग है?
अब मेरे पास बेंजीन है, हमें पता चल गया अगर मैं क्लोरीन की रिएक्शन करवाऊंगा तो इस पे एक एच हट के क्या लग जाएगा, क्लोरीन, यही होगा। अब एक अच्छी चीज ये है बेटा कि बेंजीन की रिएक्शनें सेम ही रहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ के बेंजीन के ऊपर कोई साइड चेन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेंजीन के ऊपर फिनोल लग गया हो तो तब क्लोरीन की रिएक्शन भी सेम वे में होने वाली है। अगर इस पे NH2 लग गया तब भी सेम वे में होने वाली है। एक फायदा ये है कि रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहता है क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो AlCl3, तो एक अच्छी चीज ये रहेगी कि आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, आपको बेंजीन ही दिखेगी, फोकस आपका बेंजीन पे रहेगा। आपको इजी ये है कि 5 रिएक्शन ही पढ़ाई है सिर्फ, मुझे तो 5 ही करनी है। मुझे तो ये करना है कि बेंजीन का H हटाना है, क्लोरीन लगाना, ऊपर क्या लगा फर्क नहीं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर ये लगा NH2 तो अब जब आप क्लोरीन लगाओगे तो आपके पास अलग अलग नेम हो सकते हैं। हो सकता है क्लोरीन ऑर्थो पे लग जाए, और बोलो पैफर्ट पे, ये तो सोचना पड़ेगा भाई कहाँ लगाएं। तो हमारी कौन सी टेक्निक है, ये नहीं है कि रिएक्शन क्या होगी, ऊपर वाले की रिएक्शन नहीं सोचनी है, आपको बेंजीन की ही सोचनी है। इतना ही सोचना है कि बेंजीन पे Cl लगाना है बस। हाँ, इतना जरूर सोचना है भी ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ लगाए। तो इसके लिए वो कहता है बेटा जो प्लस आर है इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या, ये प्लस आर है, जो प्लस आर है उनके लिए जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, वो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे, मेटा पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे अभी बात करते हैं, पहले इसका प्रोडक्ट सीख लो। या तो आएगा क्लोरीन ऑर्थो पे, या फिर कहाँ आएगा, पैरा पे। मेटा नहीं बनाना, मेटा नहीं बनाना, या तो ऑर्थो बनेगा, ऑर्थो, या फिर क्या बनेगा, दो ही बनेंगे, मेटा नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट कर रहा है कि यहाँ लगेगा। इतना कंट्रोल हमने इसे दे दिया NH2 को, और इसके पास कोई पावर नहीं है, ये रोक नहीं सकता बेंजीन की रिएक्शन को। लेकिन हाँ इतनी पावर है कि आने वाले को डायरेक्ट करेगा भी तू ऑर्थो पे चल जा, मेटा पे चल जा। और वो कैसे डिसाइड हुआ है, इन्होंने अपनी जगह बांट ली, प्लस आर को दो जगह मिली है। वो एक तो ऑर्थो पे लगवाता है, एक पैरा पे। इन्हें कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन नेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो फिर मेटा कहाँ जाएगी, माइनस आर। माइनस आर वाले को कौन सी जगह मिली है। तो ऐसे इतनी पावर इनको जरूर दिया हमने, और कोई पावर नहीं है कि रिएक्शन नहीं चेंज कर सकते। रिएक्शन बेंजीन की क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से जैसे है वैसे ही हुई, लेकिन इतनी पावर हमने दे दी इनको कि आएगा कहाँ पे वो तुम डिसाइड कर लो। प्लस आर वालों को पावर क्या मिली है कि वो ऑर्थो या पैरा पे ला सकते हैं, मेटा पे नहीं लगा सकते। माइनस आर वालों को मेटा, ठीक है। रीजन समझते हैं, रीजन क्या है। फिर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का लॉजिक हमें लेना पड़ेगा। रीजन है आर इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो पैरा। अगर प्लस आर लगाते हो तो प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा कहाँ कहाँ करेगा, ऑर्थो पैरा। मान लो कोई ग्रुप लग गया और आप कहते हो ये तो प्लस आर है, तो क्या मैं इसे ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि ठीक है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहा है बेंजीन को, लेकिन ज्यादा डोनेट कहाँ किए जा रहे हैं, तो ऑर्थो पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, मेटा पे तो नहीं होगी। अगर ऑर्थो पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो कंपैरेटिवली वहां नेगेटिव चार्ज दिखेगा बेटा। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या दिखने वाला है, नेगेटिव। ऑर्थो को ही नेगेटिव नहीं दिखेगा, मेटा पे तो नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो तुम खुद सोचो कि अगर सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल को चॉइस मिल रही है कि तू जा ऑर्थो पैरा पे चल जा, मेटा पे चल जा, तो ये पॉजिटिव है, ऑब्वियस है, पॉजिटिव नेगेटिव को कीजिएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन।
तो वो फिर उस जगह पे जाने की कोशिश करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और प्लस आर आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, दो जगह, या तो ऑर्थो पे या मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ। मुझे तो एक काम करना है, मुझे तो अपने इलेक्ट्रॉन की भूख मिटानी है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो मैं तो वहां जाऊंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, जब मैंने प्लस आर लगाया ये चमकने लग गए यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो। इट मीन जितने भी प्लस आ रहे हैं उनके साथ रिएक्शन वही होएगी, बस आपको क्या करना है, एक बार जो एटम लगाना है वो चार हम दोबारा लिख देंगे, नाइट्रो लगाना है, जो भी लगाना है वो एक तो ऑर्थो पे लगाना है, मेटा पे नहीं। कर लोगे बेटा, ये समझ आ गई, इसका रीजन हो गया। तो प्लस आर का इन्फ्लुएंस क्या हो गया, हम कहेंगे प्लस आर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। रीजन क्या बन गया, they increase electron density on ortho and pair। देखो assertion लागू बना के लिखो, assertion क्या बना, assertion is plus R groups are ortho para directing in nature, plus R groups are ortho para directing in nature। रीजन लिखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। रीजन क्या लिखे, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी more, they increase electron density more at ortho and para position। they increase electron density more at ortho and para। मोर वर्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेटा पे बढ़ा नहीं रहा, ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहा है, बढ़ा मेटा पे भी रहा है, लेकिन ज्यादा कहाँ बढ़ा रहा है। स्टेटमेंट को कि बढ़ा तो सभी जगह रहा है, पर ऑर्थो पैरा पे ज्यादा भी, क्योंकि दो इफेक्ट है, आई भी तो हो सकता है ना, आई की वजह से भी हो सकता है बढ़ा दें। तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आ रहा है, प्लस और मेटा पे, है ना, तो मान लो ये कोई पॉजिटिव आई होता, पॉजिटिव आई तो मेटा पे भी बढ़ा सकता है। तो हम मोर कंपैरिजन करके देखेंगे कि मोर हमें पता भी कहाँ बढ़ाएगा, ठीक है, कर लोगे, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखो माइनस आर का रोल, जब माइनस आर दैट इज ब्रैकेट में लिख लो, कौन से डायरेक्टिव हो जाएंगे, मेटा माइनस आर मेटा डायरेक्टिव, मेटा। अब कोई माइनस आर ग्रुप लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, लेकिन खींचेगा तो फिर से आर इफेक्ट कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है, और तो पैरा पे। तो अगर ये खींचेगा तब भी कहाँ कहाँ से खींचेगा, दो ही जगह से खींचेगा। ये सीओ अपनी तरफ ले आता है इलेक्ट्रॉन, ये वाले इधर खींचेंगे, लेकिन ये अगर खींचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव आपको पता है जंप करके आता था, अगर मैं इसकी रेडिटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, और फिर पॉजिटिव हमें पता है अगर ऑर्थो पे आ गया फिर पैरा पे, फिर दोबारा कहाँ आएगा, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे और पैरा पे ये तो पॉजिटिव रख दिया आपने। अगर पॉजिटिव है बेटा तो बताना, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, फिर कंपैरेटिवली उसके पास एक ही जगह बची, यहाँ वो जाएगा कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास चॉइस ही नहीं है ऑर्थो पैरा पे जाने की, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो अब ये कहाँ जाएगा, मेटा पे। तो मेटा ज्यादा संख्या, तो हमने ऐसे बना देना प्रोडक्ट, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, ये मैकेनिज्म से क्या क्या है, पहला तो पूछा जा सकता है कि रिएक्शन किसकी फास्ट है, किसकी स्लो है। प्लस आ रहा है तो क्या मानी जाएगी, फास्ट, माइनस आ रहा है तो
दूसरा कि जो है आएगा इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन या जो भी, वो कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा अगर प्लस आ रहा है, मेटा पे आएगा अगर, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, हो जाएगा बेटा। लास्ट मॉडल पॉइंट है, जब ऑर्थो पैरा दो बन जाते हैं, अब इसका सेक्शन नहीं लिख पाया, अंडरस्टूड है। सेक्शन बनेगा कि माइनस आर इज मेटा डायरेक्टिंग, रीजन बनेगा क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो फिर कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पैरा वाले में दो बन गए, एक ऑर्थो भी बन गया, एक पैरा भी। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या हो गए कि वही रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट दो बने जा रहे हैं, उसकी इच्छा कभी वो ऑर्थो की तरफ जा रहा है, कभी। तो जब दो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता था, जैसे सेड्स ऑफ रूल करते थे कि एक मेजर है, क्या है। तो फिर ऑर्थो पैरा में से कई बार हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए भी कौन सा मेजर है, तो हमेशा पैरा मेजर है क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ऑर्थो वाली पोजीशन पे पहले से ये लगा हुआ है, थोड़ा सा इसे कंजेस्टेड फील होगा, क्राउडेड फील होगा, जिसकी वजह से ज्यादा चांस है वो पैरा फ्री है, पैरा पे। तो जनरली 99% केसेस में ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा परसेंटेज किसकी आएगी, पैरा, ड्यू टू लेस स्टेरिक। एक्सेप्ट एक जगह लिख देंगे, कई बार ऑर्थो वाले पे एच बॉन्ड बन जाता, अगर ऑर्थो पे एच बॉन्ड बन गया फिर वो मेजर बनेगा, अदरवाइज हमेशा पैरा। ये सेम सिचुएशन है कि हाँ, एंटी और उसमें हमने पढ़े थे स्टैगर्ड में ब्यूटेन के कन्फर्मेशन एक्लिप्स और एंटी और दो गोश, एंटी और गोश में से एंटी हमेशा पैरा इज एंटी, पैरा इज एंटी। और तो क्या है, गोश की तरह है। गोश एक जगह ज्यादा स्टेबल हो जाता था, कब, ऐसे सेम ही केस को आ रहा है कि वहां गोश ज्यादा स्टेबल एक जगह होता था अगर वो एच तो। ठीक है, हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, out of ortho and para is always major, out of ortho and para is always major due to less steric hindrance, due to less steric hindrance, Vicky, para is major due to less steric hindrance except in case of H bond at ortho position, except in case of H bond at ortho position, ortho will be major, except in case of H bond at ortho position, ortho will be major. एक एग्जांपल बेटा, एग्जांपल लिख लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एग्जांपल ब्रैकेट में लिख लो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में चेक करना क्या केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आता था, तो वही क्वेश्चन को बार बार देखो उठाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या एच बॉन्ड बनता है, इसमें ऑर्थो मेजर बनाना है आपने, बाकी क्या बनाना है चलो। ठीक है, फिर से देख लो क्या क्या पढ़ाया हमने। यहाँ से स्टार्ट किया बेटा, मैकेनिज्म चेक करो। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपको कोई पॉजिटिव वाला निकालना है, जैसे पॉजिटिव निकाल दिया। सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तीनों में से कौन सा रेट डिसाइडिंग स्टेप है, इंटरमीडिएट कौन सा बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या नाम रखा है इसका, सिग्मा। जो रेट की क्वेश्चन डिसाइड करेगा वो क्या होगा, सिग्मा। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला आ गया। आगे आते हैं, पहला पॉइंट है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। अगर तो कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो एक्टिवेटिंग रेट फास्ट करता है, स्लो करता है तो क्या है, जनरली जितने भी प्लस आ रहे हैं एक्टिवेटिंग, माइनस आ रहे हैं। ठीक है, आगे इनमें 2 प्लस आ रहे हैं, उनमें से कौन ज्यादा है तो जीओसी में जाके आज पढ़ना है।
प्लस आर का मैग्नीट्यूड माइनस आर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। एक और चीज समझनी है कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगता है तो वो इसकी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ इतना करेगा कि आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा या फिर नहीं। तो वो कैसे पता चलता है? प्लस आर है तो माइनस आर, ठीक है। इतना कर लोगे बेटा, ये क्लियर है? हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी है हमने बेंजीन की। पहला रिएक्शन बताओ, अगर मैं ब्रोमीन डाल दूं AlBr3 या AlCl, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं लेना आपने, ये तो ये है कि ब्रोमीन लगने के लिए। तो बताओ बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? ब्रोमीन। ऐसे निकालना है, ऐसे सोचना है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? हैलोजिनेशन, ठीक है। क्लियर है? यहाँ चेंज होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे, ठीक है। सेकेंड, और कोई याद आ रहा है कौन सा करा था? RCl भी जाना। अगर RCl आता है, अब हमें पता चल गया कि AlCl का तो एक ही मोटिव है, Cl नेगेटिव बीच का। अगर ये Cl नेगेटिव निकाल देगा तो पीछे क्या बचेगा? R पॉजिटिव। R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन पे। तो बेंजीन पे लग जाएगा R। इसका एक नेम रिएक्शन भी है, इसे जैसे हैलोजिनेशन कहा, हैलोजिनेशन, ये एक नेम रिएक्शन भी है, ऐसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। कई बार यहाँ थोड़ा सा चेंज करके असाइल ग्रुप ले लेता है। असाइल होता है अगर एसिड क्लोराइड वाला फंक्शन ग्रुप लग जाए COCl, AlCl3, तो AlCl3 क्या निकालेगा? और बेंजीन में क्या लगेगा? RCO पॉजिटिव। RCO को ऑर्गेनिक में कॉमन असाइल ग्रुप कहा जाता है, अल्काइल और, तो इसे सेम ही है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये क्या बन जाएगी? फ्रीडल क्राफ्ट, COR लग जाएगा। एल्डिहाइड की टोन बना सकते हैं हम इस रिएक्शन से, है ना। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा FC असाइलेशन, असाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर लोगे तो और बढ़िया बेटा। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं और उसे ऐसे लिखा था OH अलग करके, NO2 अलग करके, इसे कहते हैं नाइट्रेशन। बेंजीन पे क्या लग जाता है? NO2। और सल्फोनेशन क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखा था? क्या लगेगा बेंजीन पे? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव निकलता है, इसमें SO3H पॉजिटिव निकलता है। OH नेगेटिव है, दूसरा हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। ऐसे तोड़ना है, ये वाला पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव किससे जुड़ता है? तो वही 5 रिएक्शंस हैं, बस उनके बारे में आगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनेंगे। एक तो मैं यही 5 रिएक्शनें रिपीट करूंगा, कभी इस पे OH लगा दूंगा,
कभी OCH3, कभी NH2, कभी एल्डिहाइड, आपको कुछ नहीं करना, सेम लिखना है, सिर्फ फोकस रहेगा तो पैरा पे जाएं या मेथड। ठीक हो गए। दूसरा, रेट फास्ट हो या slow, दो ही चीजें आगे समझ कर लोगे बेटा। नाइट्रेट में आगे लिख लो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है कई बार, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड दोनों अगर यूज होते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो याद रखो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं अटैक करता, नाइट्रिक एसिड अटैक करता है। सबसे स्लो अगर किसी का रिएक्शन है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड डाला क्यों, आगे ये पॉइंट बना के लिख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग नाइट्रेशन, फिर डाला ही क्यों, है ना। हमें ऐसे लग रहा है ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, दोनों इकट्ठे दे दिए, रिएक्शन दे रही सल्फ्यूरिक एसिड भी नाइट्रिक एसिड, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, याद क्या करना है कि क्या लगेगा, नाइट्रो। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला क्यों, तो रीजन समझ लेते हैं। यहां से एक्चुअली OH निकालना है, OH निकालेंगे तभी तो NO2 बनेगा। OH को निकालने में अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं तो मेरी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। OH को निकालने में हेल्प कौन कर सकता है, H पॉजिटिव एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है देन नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड होने की वजह से H पॉजिटिव आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ये क्या निकाल देगा, OH नेगेटिव, तो NO2 की कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे, जिससे NO2 जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, अटैक। तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, इट हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 पॉजिटिव। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखी रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, नीट में, कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है नाइट्रेशन में, इट हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है में हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऐसे लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, OH पे, वाटर निकल गया, क्या बन गया, NO2 पॉजिटिव। रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला क्यों, तो नाइट्रोजन में, इसका मतलब दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों हो, आपने किसे चूज करना है, नाइट्रो, नाइट्रो पावरफुल ज्यादा है। दूसरा, फिर डाला ही क्यों था, क्योंकि नाइट्रो जनरेट करने में क्या करता है। तीसरा एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, जो में आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं नहीं ये चीज आती, हम कहते हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने एसिड का काम किया, इसने क्या काम किया, बेस का। फिर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगे बेटा, ये समझ आ गए, लिख लो। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, इट हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल दैट इज। अब यही 5 रिएक्शन होंगी बेटा, हाइड्रोजनेशन में चेंजेस होंगी, क्लोरीन कभी लिख देगा कभी आया भी तो नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत सारे हैं, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7, यहाँ से Cl निकालते रहोगे बेटा। इसमें भी CH2COCl बेंजीन लगाते आओगे, आपको CO वाला अटैक करवाना है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अकेला सल्फ्यूरिक एसिड है तब SO3H लगाना है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड भी है तब आपको NO2 लगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डालते क्यों है फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन हो जाएगा। अब मैं यही 5 में से कुछ मिक्सिंग आपको रिएक्शन करके दूंगा, बस मैं क्या करूंगा, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप रखूंगा, आपको देखना है कि ये प्लस आ रहा है तो ऑर्थो पैरा पे बना दो प्रोडक्ट, अगर माइनस आ रहा है तो मैं आपको फिर चलाता हूं। ठीक है, तो पहला ट्राई कर रहे हैं, पहला तो रिएक्शन होगा नॉन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है, आपको इसकी रिएक्शन एक और बेंजीन से करवानी है, ब्रोमीन से करवा रहे हैं, मान लो AlBr2,
तो लगेगा तो ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन कहाँ लगेगा वो आपको पहले वाला ग्रुप जो है वो डिसाइड करके दे, ठीक है। सेकंड फिनोल है, इस पे आपको नाइट्रिक एसिड दिया जा रहा है, देखना क्या लगेगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अगर दो बनेंगे तो मेजर माइनर भी देखना क्या क्या बनेगा। थर्ड एल्डिहाइड दे दिया, इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड दिया जा रहा है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा है। आपको देखना ऑर्थो पैरा बनेगा ना बेटा, और लास्ट NaCO3, इस पे क्लोरीन लगाना है, ClCl3, ये वाला ग्रुप देखना है। अगर तो बेटा यहाँ लोन पेयर आता तो प्लस आर होता है, अगर लोन पेयर नहीं आता तो क्या होता है, माइनस आर। इसके अंदर ठीक, यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है मुझे। क्या यहाँ लोन पेयर दिख रहा है? क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, एक भी नहीं है ना। यहाँ भी आपको लोन पेयर दिख रहा है, वो क्या है, प्लस आर। प्लस आर का मतलब, प्लस आर मतलब नहीं दिख रहा तो माइनस आर मतलब मैं, बस इतना काम, ठीक है। लास्ट में बेटा एनसीईआरटी में रीड कर लेना है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड लिखे होंगे 4-5, वो पढ़ लेने हैं कौन कौन। कैंसर कौन, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड वहां से आपको याद ही करने हैं नेम उनके, ठीक है। लास्ट एक पैराग्राफ, बाकी ये टॉपिक हम दोबारा +2 में स्टार्ट करेंगे, है ना। एक बार बेसिक हमने कर लिया, बहुत वाइड जाएगा, एक बार इतना सीख लो, सिंपल चीज आपको सिखा दिया, 5-10% सिखा दिया ऐसे मान, इनऑर्गेनिक +2 में स्टार्ट हुई। +2 में हमारे 3 चैप्टर फिजिकल के हैं, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के, 3, और बाकी सारा ऑर्गेनिक। तो इसलिए हमने एक तैयारी तो की है, फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि दोबारा जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। जीओसी पे मेन ध्यान दे रहा है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कि एक बार रीडिंग दोगे तो दोबारा पढ़ोगे, वुड्स रिएक्शन तो थोड़ा तो इजी लगने होता है, बाकी डिपेंड अभी वही निकलेगा, यही तो सिलेक्शन है, फिर क्राइटेरिया यही। चल रहे मैं तो साथ ही चल, कंट्रोल चल जा। देखो करें बेटा स्टार्ट, फर्स्ट कौन बता रहा है? हाँ, प्रीशा। और कौन पैरा पे ब्रोमीन लगेगा, पैरा मेजर होगा क्योंकि एच आयु, आयु केस खोलो ऑर्थो वाले का, वन है ना, पैरा वाले का आयु केस, ठीक है। कॉल करा दूं, कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हें बाकी नहीं। फिर मैंने कब बताया, बता -I से कोई रोल मैंने लिखवाया तुम्हें? उन क्वेश्चन तो मेरे से तुम पूछोगे ना कि अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया हो, किसी और ने पढ़ाया तो मैं कुछ तैयारी करता। मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ाया है कि अगर +R है तो ऑर्थो पैरा रहेगा, -R है तो कोई फर्क नहीं पड़ता -I डोमिनेटिंग है या नहीं, वो उसमें देखोगे ईडीजी और ईडब्ल्यूजी जब रेट देखो, इसमें नहीं फर्क पड़ता, है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में फर्क नहीं पड़ता।
आगे वाला देखो क्या लगेगा, NO2 पैरा। और को मेजर टू बी H। कोई पैरा वाले का IUPAC नेम बताओ। और नाइट्रो फिनोल, फिनोल ही कहते थे ना इसको, तो IUPAC में एक्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक दोनों दे दिए, लगेगा क्या, नाइट्रो। बताओ नाइट्रो मेटा पे लगाए या ऑर्थो पे, नहीं है ना, तो -R मैट। ठीक है, लास्ट एक बता दो, ये +R भी लग रहा है मुझे, तो -R भी। ये बोर्ड रेटिंग वाले में लिखे थे हमने, ये तो पीछे रहेगा ना CO तो +R काउंट होगा, +R होगा तो ऑर्थो पैरा, तो में एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, पैरा में H बॉन्ड सिर्फ एक में है, बाकी में पैरा, ऐसे लिखूं मैं, पैरा प्लस, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। वही 5 रिएक्शन है, आपको वही बार बार लिखनी है, बस इतना सोचना है कि +R है तो ऑर्थो प्लस पैरा, -R। तो दूसरा सिंपल आपको बताया, रेट फास्ट है या स्लो, बेंजीन पे +R लगा तो फास्ट, डोनेटिंग लगा है, तो वहां +R से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ED क्या है, तो फास्ट, EW किया तो स्लो। तो सेकंड कुछ ऐसे करके आपने कंपेयर बेंजीन के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर रेट विद बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहाँ पर मैं लोग +2 में हर चैप्टर में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे और अगर नहीं का लास्ट पे फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर तो इसका रिएक्शन चेक करना भी क्या होने वाला है, आपको सिर्फ मोर, फास्टर और स्लोअर लिखना है, बैंड बेंजीन अंडरस्टूड है। यहाँ यहाँ तेरा पॉइंट आएगा, क्लोरीन है, ध्यान से देखना, क्लोरीन आपको ये डिसाइड करना है EDG है या EWG है, वो यहाँ आएगा पॉइंट, फास्ट या स्लो वाले में, वहां नहीं आता। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट है बेटा सिलेबस, बस +2 का क्लास स्टार्ट होगा। फर्स्ट बताओ, फास्टर, EDG,
प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन याद है, एक जगह प्लस एच था मिथाइल, बाकी जगह प्लस आर। ठीक है, तो इसे स्पेशल बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये सभी प्लस आर से नीचे जाएगा तो ये प्लस एच। सेकंड नो, माइनस आर है सीओ। यहाँ भी ये आता था आपके 90% माइनस आर सीओ वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव, सीओ लग गया तो माइनस। ठीक है, तो माइनस आर तो माइनस आर नो पास प्लस आर। अच्छा, अगर इसे ऐसे लिखते सीओ ओ सी, दोनों में फर्क देखो ध्यान से। ओ पहले आ गया तो प्लस आर, सीओ पहले आ गया तो माइनस आर। दो प्लस आर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था क्लोरीन में माइनस आई, ये इस पर्टिकुलर केस में माइनस आई डोमिनेट ओवर, तो वो यहाँ आएगा वहां। तो दोनों केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन है, आर जैसा है लेकिन आर सबके आर से ज्यादा अच्छे हैं, ये पीछे है। क्लोरीन में सिर्फ रेट के केस में फर्क पड़ेगा, है प्लस आर लेकिन है क्या इवन। कर लोगे बेटा, ठीक है, इतना बैठे हो। ठीक है बेटा, कल का टेस्ट आपका है। हाँ यार।